19 अक्टूबर 2025 इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। फार्मूला शीट जल्दी जल्दी से आपको दिखा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स होती थी बाय न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में कूलम्स लॉ होता है जिसका फार्मूला होता है F = K Q1 Q2/r²। ये जो के होता है, इस के की वैल्यू डाटा शीट में नहीं गिवन होती है, आपको याद रखना होगी 9 एक्सपोनेंट 9। और आप इसको देखेंगे कि कॉलेज के टीचर इसको यूजुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखवाएंगे। तो आप चाहें तो उसकी आदत डालें, लेकिन मैं तो के लिख के काम चलाऊंगा क्योंकि सवाल बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं। फिर याद कीजिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के चैप्टर में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती थी ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, के सॉरी के नहीं होता उसमें, G m/r²। यहाँ पे भी एक इसका इसी स्टाइल का फॉर्मूला होगा, Q/r²। ठीक है जी। फिर मैं लास्ट वीक इसके ऊपर एक बहुत लंबी क्लास पढ़ा चुका हूँ, इसलिए अगर मैं यही सारी बातें रिपीट करूंगा तो हम आधा घंटा शायद इसी में लगा दें। तो अब मुझे क्वेश्चन शुरू कर लेना चाहिए। और आज की क्लास के अंदर भी मैं सिर्फ वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही होगी। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आज की क्लास का पहला सवाल क्वेश्चन है, मार्च 2020 पेपर 42 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बेटा ये है कि टू स्फेयर्स हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, खुद लिख के बता रहा है दोनों पॉजिटिव स्फेयर हैं। दोनों आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब इनके रेडियस बराबर होंगे। और इन दोनों के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है वो आपको दिया हुआ है। सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं, बताइए स्फेयर का रेडियस कितना है। तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू सरफेस पर मैक्सिमम होती है, सरफेस से दूर जा रहे होते हैं तो कम होने लगती है, लेकिन अगर सरफेस के अंदर चले जाएं तो इन साइड द स्फेयर ई की वैल्यू जीरो होती है। इन साइड द स्फेयर ई की वैल्यू जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, अब मैं आपको सवाल का आंसर भी दूंगा, क्यों होती है बाद में बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा अलबत्ता अभी सीखिएगा कि इस ग्राफ में जहां ई की वैल्यू जीरो है, ठीक है जनाब, क्योंकि एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस जहां तक जीरो ई शो कर रहा है वो नंबर बेटा ये वाला नंबर है, ठीक है जनाब। तो अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो दिस इज 2 सेंटीमीटर। तो जहां तक ई की वैल्यू जीरो होती है इट इज रेडियस ऑफ स्फेयर, और बेटा इसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। अच्छा आगे चलें, कह रहे हैं जनाब कि स्फेयर ए का चार्ज 3.6 है और आपने स्फेयर बी का चार्ज मालूम करना है। बिल्कुल ऐसा सवाल मैं कल करा चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा भी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कल क्लास में गड़बड़ हो गई थी कुछ स्टूडेंट के अटेंडेंस के मामले में। तो कल ऐसा सवाल करा चुका हूँ। क्वेश्चन है, एक स्फेयर का चार्ज हम आपको बता रहे हैं, दूसरे स्फेयर का चार्ज आपने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सीखिए। मेथड ये होता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होती है इट इज कॉल्ड नल पॉइंट। और हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी कि नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां स्फेयर ए की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्फेयर बी की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। अपोजिट इन डायरेक्शन होगी तो दे कैंसिल आउट ईच अदर, लेकिन दोनों की वैल्यूज बराबर होंगी। तो मैंने नल पॉइंट के लिए ये वाली बात लिखी कि फॉर नल पॉइंट देयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आर इक्वल। दोनों को बेटा मैंने इक्वेट कर दिया। और अब लेफ्ट और राइट पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस होता है ये स्फीयर ए के सेंटर से और ये स्फीयर बी के सेंटर से डिस्टेंस होगा।
अब आप देखिए आइदर साइड बेटा के कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप के नहीं लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपको बी का चार्ज कैलकुलेट करना है। बेटा अगर बी का चार्ज कैलकुलेट करना है तो बी के चार्ज को सब्जेक्ट बना लें और ए के चार्ज के साथ आप देखिएगा ये दोनों डिस्टेंसेस को मैंने एक ही ब्रैकेट में लिखने की कोशिश की है। ये वाला आर बी डिवाइड है, ये आर बी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आर ए ऐसे ही है और दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो बेटा मैंने दोनों स्क्वायर को होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है। अच्छा दोनों को एक साथ लिखने की सर आपको क्यों ख्वाहिश हुई? भाई दोनों डिस्टेंसेज अगर सेंटीमीटर में होंगे ना तो दोनों सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मैंने दोनों को रेशो की फॉर्म में और होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखवा दिया। अब क्यू ए 3.6 एक्सपोनेंट -9, 3.6 एक्सपोनेंट -9। अच्छा जी अब मुझे चाहिए डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस नल पॉइंट का डिस्टेंस। आप देखिए दोनों स्फेयर के बिटवीन टोटल डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। इस 24 सेंटीमीटर में स्फेयर ए के सेंटर से डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। तो ए का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, टोटल 24 है। 24 में से लेफ्ट साइड 16 है तो राइट साइड 8 होगी। 16 प्लस 8 24, ये बटा यकीनन 8 होगी। ठीक। और जब आप इस पूरे नंबर को बाय कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको बी का चार्ज मिल जाएगा। ठीक है। बेटा आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और इस तरह आपको बी के चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, बी के चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। जी बेटा ईमान अगर लिख चुके हो तो मुझे बताइएगा ताकि हम आगे चल सकें। ठीक है जी। उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो बेटा सी पार्ट है, इस सी पार्ट के अंदर कह रहे हैं हमने स्पेयर बी को रिमूव कर दिया, हटा दिया। इट मीन्स नाउ देयर इज ओनली वन स्पेयर, दैट इज स्पेयर ए, एंड दे आर आस्किंग कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्पेयर ए। ठीक है जनाब। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक वी हैव नॉट स्टार्टेड, बट राइट नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल इफ यू राइट ओनली इट्स फॉर्मूला। पोटेंशियल होता है के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस अगर आप इसकी बात कर रहे हैं सरफेस पर तो सरफेस का मतलब ऑन द रेडियस, ऑन द सरफेस। ठीक है जनाब। तो वैल्यू ऑफ के 9 एक्सपोनेंट 9 होती है, 9 एक्सपोनेंट 9 होती है। ये वैल्यू डाटा शीट में गिवन नहीं होती, के की वैल्यू गिवन नहीं होती। आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। सर रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर, बट दिस 2 सेंटीमीटर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मीटर क्योंकि इसमें कोई दो डिस्टेंसेस का रेशो नहीं बन रहा। तो सेंटीमीटर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। ठीक है जनाब। ऊपर लिखना है आपने स्फीयर ए का चार्ज, एंड चार्ज ऑफ स्फीयर ए इज 3.6 एक्सपोनेंट -9। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने नहीं चाहा कि मैं इस सवाल को स्किप करूं। इसको हमने हाथ के हाथ निपटा लिया। सिर्फ फॉर्मूला आपके लिए नया आ गया, इट इज के क्यू अपॉन आर एंड इट इज विदाउट स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर, इट इज इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा जी आगे चलें। दे आर आस्किंग कैलकुलेट कैपेसिटेंस। कैलकुलेट कैपेसिटेंस। ठीक। कैपेसिटेंस का टॉपिक भी हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप इसका सिर्फ फॉर्मूला लिख लें और इस चैप्टर के बाद उसूलन कैपेसिटेंस की ही बारी है, तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी, एंड दिस C इज कैपेसिटेंस, दिस C इज कैपेसिटेंस। ठीक है जनाब। अच्छा लेफ्ट साइड पे बेटा Q ऐसे ही रहने दें, C कैलकुलेट करना है। जहां लिखा हुआ है V, तो V का फॉर्मूला होता है K। इस मरतबा बेटा मैं K नहीं लिखना चाह रहा, किसी वजह से K नहीं लिखना चाह रहा, तो मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की जगह मैंने पूरा लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जनाब। वी का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर।
के क्यू अपॉन आर। अब आप नोट कीजिए कि इस क्यू से ये वाला क्यू बेटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वन बना हुआ है, और ये सारे नंबर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो स्फेयर की कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस। ठीक है जनाब, नेक्स्ट चैप्टर है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q इक्वल टू सी वी। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो नंबर बचे इन नंबर्स को बेटा मैं पुट कर रहा हूँ। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाटा शीट में होती है, इट इज 8.85 एक्सपोनेंट -12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर है, इट इज 2 सेंटीमीटर। सर 2 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखिएगा। 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखिएगा। इन सारे नंबर्स को बेटा सॉल्व करोगे तो आपको कैपेसिटेंस का आंसर मिल जाएगा। अलबत्ता अभी मैं मार्किंग स्कीम नहीं खोल सकता क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, इसलिए कहीं बाहर निकल के पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा नाउ इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जी बेटा ईमान, जब आप कॉपी कर लें तो हमें बताइएगा ताकि हम इसको आगे लेके चल सकें। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। पोटेंशियल के सवाल अभी हम बाकायदा नहीं कर रहे, वो बीच में छोटा सा आ गया था तो मैंने करा दिया। पोटेंशियल को अभी हम नहीं कर रहे। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 11। यस, इसे हम पूरा करेंगे। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन लिखें, फॉर्मूला लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है जनाब, जिसमें डिस्टेंस आए, चार्ज आए। तो स्टूडेंट कहेगा सर लिख दें फॉर्मूला ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपको एक नंबर भी नहीं देगा वो। क्यों नहीं देगा? भाई जब वो बोले ना फॉर्मूला लिखें तो भाई के नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब वो आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है तो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिएगा। फिर कह रहा है कि ई तो मैं जानता हूँ, आर को भी मैं जानता हूँ, क्यू को भी मैं जानता हूँ, कोई और सिंबल इसमें नया नजर आ रहा है? यस, ये पता नहीं क्या चीज है, तो इसका नाम बताना पड़ेगा। सर इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ एयर और स्पेस। इसका बेटा नाम होता है परमिटिविटी ऑफ एयर और स्पेस। बस इसका नाम याद कर लीजिएगा। देखिए इस सवाल में सिर्फ इसका नाम लिखने का 1 मार्क दे रहा है, वो 1 मार्क फॉर्मूला लिखने का है और 1 मार्क इसके नाम लिखने का है। अब आपको 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब जरा इधर आ जाए। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है, और इस ग्राफ में आप देखिए नल पॉइंट नहीं है, इसमें नल पॉइंट नहीं है। ठीक है ना? और अगर नल पॉइंट नहीं हो तो इस बात का क्या मतलब होता है? तो मैंने आपको पढ़ाया है, मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ कि अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के हों, दोनों पॉजिटिव हों, दोनों नेगेटिव हों, तो देयर विल बी नल पॉइंट, देयर विल बी नल पॉइंट। बट इफ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन, one of them is positive, the other one is negative, then there is no null point. Why? Because both electric field lines are in the same direction. They are not cancelling each other. So their electric field strength will not be zero. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो नहीं होगी। तो आप देख लीजिए इसमें नल पॉइंट नहीं है, और अगर नल पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ पक्की बात है सर इसमें से कोई एक चार्ज पॉजिटिव है और कोई एक चार्ज नेगेटिव है, अपोजिट साइंस हैं। एक बात है तो दूसरी बात नोट कीजिएगा कि जो ग्राफ की शेप है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप है, यानी अगर मैं बीच में से एक लाइन काट दूं तो लेफ्ट और राइट साइड सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल हो ना बेटा तो इसका मतलब होता है दोनों स्फीयर के चार्ज की वैल्यू और दोनों स्फीयर का साइज भी सेम है, साइज भी सेम है और दोनों की चार्ज की वैल्यू भी सेम है, क्योंकि जब कभी ऐसा होता है तो ग्राफ इस तरह का बनता है। ठीक है जनाब, और नल पॉइंट भी, नल पॉइंट तो नहीं कहेंगे इसको,
इस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट कह रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट बिल्कुल बिटवीन में। अच्छा सर, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? ग्राफ अभी आप देखिएगा, आपको ऐसा भी नजर आएगा, अभी आगे चलते ऐसा भी नजर आएगा जिसके अंदर मिनिमम पॉइंट या टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा होगा। तो सम टाइम ऐसा भी होता है। पर अभी जो शक्ल है उसके मुताबिक मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है। बोथ स्फीयर आर अपोजिट इन साइन, देयर चार्जेस आर इक्वल, देयर रेडियाई आर इक्वल। अच्छा, अब क्वेश्चन भी तो पढ़े सर, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है, पहली बात तो यही पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन whether the charges A and B have same और अपोजिट साइन। तो सर बड़ी सिंपल सी बात है कि दोनों में अपोजिट साइन है। ये तो स्टेटमेंट हो गई, ठीक है ना? अभी आप स्टेटमेंट हो गई, कह रहे एक्सप्लेन करें आपको कैसे पता चला कि अपोजिट साइन है। तो इसका आंसर है देयर इज नो नल पॉइंट, देयर इज नो नल पॉइंट बिटवीन अपोजिट साइन चार्जेस, देयर इज नो नल पॉइंट बिटवीन टू अपोजिट साइन चार्जेस। अच्छा, उसके बाद एक और बात पूछ रहे हैं कि जो वैल्यूज हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, वो सेम है या डिफरेंट है, ठीक है ना? तो सर मैग्नीट्यूड्स भी बिल्कुल सेम है। वजह बताएं? तो वजह ये है एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, टर्निंग पॉइंट, इस टर्निंग पॉइंट पे ई की वैल्यू जीरो नहीं है, बट ई की वैल्यू मिनिमम जरूर है, ठीक है? आप देखिए ई कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मिनिमम, और फिर बढ़ना शुरू हो गया। ई की वैल्यू मिनिमम है, तो आप देखिएगा मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट, minimum field strength point is at middle position of curve। जो हमें कर्व दिया हुआ है, उस कर्व का उस कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है वो सर एग्जैक्टली मिडिल में। और अगर एग्जैक्टली मिडिल में हो तो इसका मतलब होता है सर दोनों स्फेयर्स पर चार्ज का साइज भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, और इसके अलावा दोनों का रेडियस भी सेम होगा। वैसे तो रेडियस का अंदर से हमें पता चल जाता है, यहाँ से पता चल जाता है, जो कि इसमें इन्होंने शो नहीं किया, ठीक है? नहीं, शो करना चाहिए था। अच्छा जी, अब जरा एक और सवाल पर आ जाए जो मेरे ख्याल में मुश्किल सवाल है, क्योंकि इस सवाल के अंदर भी आप देखिए कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको क्या करना है? क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को हमने लाके रख दिया पी पर, ठीक है? पी याद रखिएगा, यूजुअली पी जो होता है ना, ये वेरिएबल पॉइंट होता है। वेरिएबल पॉइंट का मतलब ये कहीं भी हो सकता है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को लाके रख दिया, आपने बताना है इलेक्ट्रॉन पर कि व्हाट इज द वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जनाब? आपने इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की वेरिएशन को डिस्कस करना है, फ्रॉम 3 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर। सर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर से ये ग्राफ शुरू है, जी हाँ, 7 सेंटीमीटर पे जाके खत्म है। 3 और 7 सेंटीमीटर के बिटवीन इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन पे गुफ्तगू करनी है। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास पढ़ी थी उनको मैं याद दिलाऊं कि कल हमने कहा था एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन का बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए। एक बात है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ई क्यू। सर ये ई क्यू कहाँ से आ गया? तो भाई ई होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ई क्यू। तो बेटा मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह लिख दिया ई क्यू। अब आप इस इक्वेशन में नोट करें कि मास कांस्टेंट होता है, ठीक है ना? मास कांस्टेंट है, आप इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं बिटवीन टू चार्जेस, मास इज कांस्टेंट, चार्ज इज कांस्टेंट। तो पता ये चला एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ई। तो आपने ग्राफ ई का पढ़ना है, लिखना है एक्सेलरेशन के बारे में। काम की बात है, गौर से सुनिएगा। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ई, वी आर गिवन ग्राफ ऑफ ई, ग्राफ ई का है, पर लिखेंगे बातें एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक? तो जरा सोचिए अब आप, सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन बोलना है, लिखना है,
ग्राफ ई वाला चल रहा है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। मैं यूं शुरू करूंगा कि 3 सेंटीमीटर पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है जनाब, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ये बेटा अगर मैं नीचे लिखूंगा ना तो मुझे ऊपर नीचे स्क्रॉल करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको यहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं। पहले आप ये लिखेंगे जनाब कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ई। ठीक है जनाब, अब आप ये लिखोगे एट 3 सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर पर ई मैक्सिमम है, इसलिए एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। ठीक है जनाब, ई एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो ई की बातें होंगी वही हम वहां पे बातें लिखते चले जाएंगे। ठीक है जनाब, तो 3 सेंटीमीटर पर ई मैक्सिमम है। अच्छा, फिर फ्रॉम 3 to 5 सेंटीमीटर, बताइए ई डिक्रीज हो रहा है। ई डिक्रीज हो रहा है तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग 3 से 5 तक एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, और 5 सेंटीमीटर पर एक्सेलरेशन इज मिनिमम। ठीक है जनाब, 5 सेंटीमीटर पर एक्सेलरेशन इज मिनिमम, और फिर 5 से 7 सेंटीमीटर तक, फ्रॉम 5 to 7 सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है जनाब, लाइनें भर गई हो तो ठीक, नहीं तो मैं ये भी लिखना चाहूंगा कि 7 पर एक्सेलरेशन दोबारा मैक्सिमम हो जाएगा। खैर ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जनाब, एट 3 सेंटीमीटर एंड एट 7 सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। 3 पर भी और 7 पर, दोनों पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। फिर 3 से 5 तक डिक्रीजिंग है, और फिर 5 से 7 तक इंक्रीजिंग है। तो सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ई। वाई? बिकॉज एम ए इज इक्वल टू ई क्यू, और ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। तो आप आराम से इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। अगर आप कॉपी कर चुके हो तो ईमान, तो हम आगे चल सकते हैं बेटा। ठीक है, ये बेटा हमारा, हम, हाँ लिख लें, आप लिख लें बेटा, और वैसा लिख लें आप। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आगे चलें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक है। पोटेंशियल के सवाल को अभी हम हाथ में ही लगा सकते हैं। उसके बाद आगे चलें तो ये भी पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। पहले पूछ रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट मीन्स कि आपसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो सुना दीजिए इनको डेफिनेशन। सर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और यूजुअली वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, और लाइनें ज़रा ज़्यादा हैं तो लंबी कर देते हैं। पर यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, और मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 2 नंबर का सवाल है, अब इसके अंदर और क्या आप लंबी कर सकते हैं। सर फार्मूला लिख दें, चलिए जी फार्मूला लिख दिए। सर यूनिट लिख दें, चले यूनिट भी लिख दी, न्यूटन पर कूलम। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सर वेक्टर क्वांटिटी आपने लिख दिया। ठीक, आखिर में मार्किंग स्कीम में देखेंगे कि वो 2 नंबर में क्या चाह रहा है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं के क्यू अपन आर स्क्वायर। जो कुछ आता था आपने सब कुछ लिख दिया भाई, के 2 नंबर मिल जाए आपको पूरे। ठीक है जी, जबकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो यही यहाँ से यहाँ तक पर ही आपको 2 मार्क्स दे देगा, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ खत्म हो चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है, और ग्राफ में पहला सवाल वही घिसा पिटा है
कि ये नल पॉइंट है, और अगर ये नल पॉइंट है तो आपको पता है नल पॉइंट हमेशा सेम चार्जेस के बिटवीन होता है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो नल पॉइंट मिलेगा। तो इसको तो आगे बढ़ा दें। अच्छा आगे चले, कह रहे हैं स्टेट वाई ऑल दो चार्ज ए इज अ पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन 3 to 7 सेंटीमीटर डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, तो आपको इस तरह का सवाल मैंने कल समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है तो गौर से सुनिएगा। सर होता ये है, जिन बच्चों ने कल की क्लास पढ़ी है उनको समझा चुका हूं, लेकिन मैं बाकी बच्चों के लिए दोबारा समझा रहा हूँ। सुनो, ये दो स्फेयर्स हैं, ठीक है जनाब, और मैंने कहा कि नल पॉइंट जब होता है जब दोनों पे सेम चार्ज है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये भी पॉजिटिव है और फॉर एग्जाम्पल ये भी पॉजिटिव है। टीचर पढ़ाते वक्त बड़े मजे से स्फेयर यू बना देता है और उसके अंदर चार्जेस भी बना देता है। ये पढ़ाने में तो आइडियल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है सर, प्रैक्टिकली होता ये है कि दोनों स्फेयर को जैसे करीब लाके रखते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे के रिपेल करते हैं चार्ज को, और चार्ज रिपेल करने की वजह से याद रखिएगा दोनों के चार्जेस जो मैंने पहली डायग्राम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बनाए थे, प्रैक्टिकली जो चार्जेस होते हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, चार्जेस में डिस्टॉर्शन आ जाता है। ठीक है जनाब, तो चार्जेस यूनिफॉर्म नहीं रहते, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहती, और जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की नहीं है तो चार्ज से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बन रही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बन रही है उसका फॉर्मूला हम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर उस वक्त आइडियली पढ़ाते हैं जब हमारे पास सिंगल चार्ज हो, आइसोलेटेड चार्ज हो। ठीक है जनाब, तो सर ये तो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कुछ बच्चे तो ये भी बोलेंगे सर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या चीज़ है। कल की क्लास में मैंने बोला था इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि किसी क्वांटिटी का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना, इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। किसी क्वांटिटी का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना, इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है जनाब, तो अगर स्फेयर आइसोलेटेड होता तो ये फॉर्मूला इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला ओबे होता, ठीक है ना। तो दोनों चार्जेस आइसोलेटेड नहीं है, और ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक रीजन ये हो गई, और दूसरी रीजन बेटा मैंने क्या बताई, ये जो चार्जेस होते हैं स्फेयर में वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन टू स्फेयर। कभी भी बड़ा दो स्फेयर्स होंगे, और जैसे ही उन दोनों को करीब ला के रखूंगा तो उन दोनों में एक दूसरे पे अट्रैक्शन या रिपल्शन आ जाएगी, और उस अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टॉर्शन में आ जाएगी। इससे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ खराब हो जाता है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ उस वक्त आइडियल ही है जब स्फेयर अकेला हो, अगर एक से ज्यादा होंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। अच्छा जी, नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए डिवाइडेड बाय चार्ज बी। तो देखो बेटा, जिस सवाल में भी आपको नल पॉइंट नजर आ जाए, जहां आपको नल पॉइंट नजर आ गया, तो वहां पर आप हमेशा सवाल यूं शुरू करोगे, स्ट्रेंथ ड्यू टू ए इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ड्यू टू बी। ठीक है जनाब, फिर दोनों तरफ के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब आप देखो बेटा, दोनों तरफ के से के कैंसिल हो जाएगा, आपको रेशो चाहिए, तो चार्ज ए और चार्ज बी का रेशो बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ बी का रेशो। सही है ना। तो अब दोनों के डिस्टेंसेस कैसे आएंगे, तो नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर पर आ रहा है, 10 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर लिखा जाएगा, एंड द टोटल डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो 15 में से 10 एक तरफ आ गया तो बटा 5 सेंटीमीटर दूसरी तरफ आ गया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है,
दे कैंसिल आउट ईच अदर, तो सेंटीमीटर में ही जाने दीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा 10/5, 2 का स्क्वायर 4, तो सर रिजल्ट आ जाएगा 4, रेशो आ गया बेटा 4। ठीक है, तो नल पॉइंट का ऐसे सवाल मैं कल करा चुका था, लेकिन कल मैंने बताया ना रात वाली क्लास 8 बजे वाली क्लास, सऊदी टाइम 8 बजे वाली क्लास कल रात को नहीं हो पाई थी। अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इट इज अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्वेश्चन, और इसमें जो ग्राफ ई का बनवा रहे हैं, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं ई की ग्राफ को। इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन, ये बड़ी कमाल की बात है, 4 नंबर का ये सवाल पूछ रहा है सर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, जब आप स्फेयर के सरफेस पर होते हैं, जब आप स्फेयर की सरफेस पर होते हैं, तो सर सरफेस पर ई की वैल्यू मैक्सिमम होती है, सरफेस पर ई की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एंड इट इज 1 ई। ठीक है, लेकिन जब आप 2 आर डिस्टेंस पर आएंगे, तो के वही है, क्यू वही है, क्यू ऐसे मुझे क्या कैपिटल बनाना चाहिए, इट इज सोर्स चार्ज। डिस्टेंस के अंदर फर्क आ रहा है, डिस्टेंस हो गया 2 आर, और 2 आर का जब आप स्क्वायर सॉल्व करोगे ना, तो ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर, यानी वैल्यू 1/4 हो जाएगी, वैल्यू 1/4 आ जाएगी, डिस्टेंस 2 आर, तो वैल्यू 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25, 1/4 का बेटा मतलब होता है 0.25, ई की वैल्यू 0.25। अच्छा सर, जब 3 आर पर आएंगे, इट इज द लास्ट वन, सर 3 आर पर आएंगे तो 3 का स्क्वायर 1/9, और 1 को 9 से डिवाइड करें, 1 को 9 से डिवाइड करें, तो जो नंबर आ रहा हो मैंने ऐसे ही बना दिया, आप इन तीनों को ज्वाइन कीजिएगा, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। और ये बात याद रहे कि स्फेयर के अंदर ई की वैल्यू जीरो ली जाती है, स्फेयर के अंदर ई की वैल्यू जीरो ली जाती है। सवाल, सर आप बार बार जीरो ले बोल रहे हैं कि जीरो लेते हैं, जीरो लेते हैं, जीरो लेते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्फेयर का रेडियस बता दिया आपको, ठीक है ना, स्फेयर का रेडियस बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता दी, और आपसे चार्ज पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान सा सवाल है सर। ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैपिटल आर दिखा रहा था, कैपिटल आर दिखा दो बेटा, ठीक है जनाब। चार्ज कैलकुलेट करना है, तो चार्ज इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, ई, सर ई है 2 एक्सपोनेंट 6, इट इज ई। रेडियस, सर रेडियस है 0.26 स्क्वायर, के है बेटा 9 एक्सपोनेंट 9, सॉल्व करेंगे तो क्यू आ जाएगा, एंड क्यू विल बी इन कूलम, क्यू विल बी इन कूलम। ठीक है जी। अच्छा, मैं क्वेश्चन करा तो रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन कराते कराते बिला मेरा दिल चाह रहा है वो वाली बात समझाने को, कि वाई द वैल्यू ऑफ ई इनसाइड द स्फीयर इट इज कंसीडर्ड जीरो, ई की वैल्यू स्फीयर के अंदर जीरो क्यों लेते हैं, सरफेस पर मैक्सिमम होती है, अंदर जीरो क्यों लेते हैं। ठीक है, तो जो बात मैं बता रहा हूँ मैं अपने पास से नहीं बता रहा, जो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो एक्सप्लेनेशन दूंगा काफी बेवकूफाना सी लगेगी, पहले से ही बोल रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा इस एक्सप्लेनेशन को जो मार्किंग स्कीम में लिखी हुई है, तो जो मैं सुनाऊं चुपचाप से मान लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मजे की नहीं है, अजीब सी एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन बेटा ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना, ये स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज है, इस पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर को लेकर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन लाके रख दिया, इलेक्ट्रॉन लाके रख दिया, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव स्फीयर बहुत जोर से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है सरफेस पर ई की वैल्यू मैक्सिमम होती है, सर ई मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम होगी ऑन सरफेस, सर सरफेस पे तो मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, इसी इलेक्ट्रॉन को बेटा यहां लेकर आ जाओ, यहां लेकर आ जाओ, जब आप यहां रखोगे ना, तो सर आप सेंटर से दूर चले गए, तो ई कम हो गया, आपको कैसे पता चला, सर जब दूर लेके जा रहे हैं ना तो फोर्स कम लग रही है,
फोर्स कम लग रही है। अच्छा, इसको यहाँ ला के रख दें। सर आप और दूर चले गए, फोर्स भी कम हो जाएगी, ई भी कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अच्छा, सर इसको यहाँ रख दें। भाई जब यहाँ रखोगे ना फोर्स होगी ही नहीं, ई जीरो हो जाएगा। सवाल, सर आपको कैसे पता चला वहां पे फोर्स नहीं है? ओ भाई फोर्स मुझे इस तरह पता चली कि मैंने टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा। जब मैंने टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा तो चार्ज मूव नहीं कर रहा। लॉजिक सुनना भाई, मार्किंग स्कीम कहती है, इफ अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड it does not move, and where test charge does not move their electric field strength is zero. The electric field strength is zero because it is not moving. ठीक है जनाब, ये लॉजिक उन्होंने बनाई है। जहां चार्ज मूव नहीं करता वहां पे हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है। ठीक है, बात मान ली सर, ये भी लॉजिकल है, ओके। अब जरा एक बेवकूफाना बात सुनना। कहते हैं अगर मैं इसी चार्ज को उठा के दोबारा सरफेस पे लेकर आ जाऊं और सरफेस पे लाके बोलूं कि इस चार्ज को स्फेयर के अंदर लेके जाओ, ठीक है, ख्यालों में तो हम लोग ले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो चार्ज पार्टिकल है, जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल स्फेयर के अंदर पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रहा। और जब पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा तो अब लॉजिक सुनना, एज चार्ज पार्टिकल कैन नॉट पेनिट्रेट, कैन नॉट मूव इनसाइड द स्फेयर, कैन नॉट मूव इनसाइड द स्फेयर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो इनसाइड द स्फेयर। क्या बात है, ठीक है जनाब। चार्ज पार्टिकल स्फीयर के अंदर मूव नहीं कर सकता, चार्ज पार्टिकल स्फीयर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। एज चार्ज पार्टिकल कैन नॉट मूव, कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द मेटल स्फीयर, इनटू द चार्ज स्फीयर, सो इनसाइड द चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। तो मैं ये लिख के भी दे रहा हूँ आपको, मार्किंग स्कीम में ये सेंटेंस ऐसे ही लिखा हुआ है, जरा बेटा कॉपी कर लीजिएगा। एज टेस्ट चार्ज कैन नॉट move inside the charged sphere, so inside the sphere electric field strength electric field strength is considered zero। ठीक है, पर ये सवाल पिछले 10 साल से नहीं आया भाई, 10 साल के पुराने पेपर में मिल जाएगा। वैसे ही सवाल गायब है, ठीक है, वैसे ही सवाल गायब है। सर सवाल गायब होने के अलावा बच्चा बोले सर आप हमें तो बताएं कि ई जीरो क्यों है, तो भाई ये इसकी लॉजिक मार्किंग इसकी में लिखी हुई होती है। ठीक, अलबत्ता किसी बच्चे से ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में जमीन के अंदर चले जाएं या किसी स्टार के अंदर चले जाएं तो क्या उसके अंदर भी स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है? तो उसका आंसर है नो, उसमें स्ट्रेंथ होती है, और अगर चलते 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 सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो जीरो हो जाएगी। इस चैप्टर में तो सेंटर के बजाय जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं जीरो हो जाती है। जैसे ही आप एंटर हो गए स्फेयर के अंदर, वैल्यू ऑफ ई इज कंसीडर्ड जीरो। ठीक है जनाब, तो ये बेटा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश की है, और आगे चलते हैं। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो अभी हम नहीं कर सकते, पोटेंशियल नहीं कर सकते। एक स्फेयर है, स्फेयर की अगेन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताई हुई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लेकर, ठीक है जनाब, लेकर आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट मैक्सिमम चार्ज, चार्ज कैलकुलेट करना। ठीक है, ये सवाल आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, ये बहुत भारी है, ये आप नहीं कर सकते, नेक्स्ट पार्ट नहीं कर सकते, इसलिए मुझे दोनों पार्ट खुद ही कराना होगा। ठीक है, मैं खुद ही करा रहा हूँ बेटा, देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जरा फर्स्ट पार्ट को बेटा आप मुझे पूरा सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेटर की वैल्यूज भी बेटा मुझे बताइएगा, जरा सुनिए।
कह रहे हैं एक आइसोलेटेड मेटल स्फीयर है, उसका रेडियस है 26 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करते करते स्पार्क हो गया। स्पार्क का क्या मतलब होता है? सर स्पार्क का मतलब ये होता है कि इन जनरल एयर में से करंट पास नहीं होता। इन जनरल एयर इंसुलेटर है। ठीक। किसी वायर से करंट जा रहा हो और आप वायर से थोड़ा दूर खड़े हो, तो करंट वायर में से निकलकर आपके अंदर नहीं आ जाएगा, क्योंकि इन जनरल एयर इंसुलेटर है। लेकिन अगर किसी जगह बहुत हैवी चार्ज स्टोर हो जाए, बहुत हैवी चार्ज स्टोर हो जाए, ठीक, जैसे बारिश में आसमान पे जो बादल होते हैं, तो बादलों में सम टाइम इतना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है कि बादलों के नीचे जो एयर होती है वो कंडक्टिंग पाथ बन जाती है, आयोनाइज हो जाती है, कंडक्टिंग पाथ बन जाती है। और आपने सुना होगा आसमान से बिजली गिर गई, तो आसमान की जो बिजली गिरती है वो बादलों में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज एयर को आयोनाइज कर देता है। और जब एयर को आयोनाइज करता है तो एयर में से चार्ज गुजरना, इट इज कॉल्ड स्पार्किंग। स्पार्किंग का मतलब होता है एयर में से इलेक्ट्रिक चार्ज गुजरना। ठीक है। अच्छा इस टॉपिक में आ जाए। ऐसा ही इसके अंदर भी हो रहा है, कोई स्फेयर है, आप उसके ऊपर चार्ज भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, ओ भाई उसकी एक कैपेसिटेंस है, एक लिमिट है। उस लिमिट से ज्यादा चार्ज इस पे डालोगे तो वो चार्ज हवा में उड़ा देगा। और जब हवा में उड़ाएगा तो सर हवा में स्पार्क हो जाएगा। स्पार्किंग ऐसी होती है जैसे आसमान पे बिजली चमकना, इसी तरह इसके अराउंड भी स्पार्किंग हो जाएगी। खैर अब क्वेश्चन में आ जाए। कह रहे जनाब स्पार्क हो जाता है जब स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा आप लेके गए तो स्पार्क हो जाएगा। सवाल है बताइए इसका चार्ज कितना है। चलिए जनाब फॉर्मूला लगाइए बेटा। ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला। वी हैव टू कैलकुलेट क्यू, सो क्यू को सब्जेक्ट बना लें और बाकी सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। के ई है बेटा 2 एक्सपोनेंट 4। Radius of the sphere, sir, it is 26 सेंटीमीटर, सो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। तो मैंने 0.26 लिख दिया। ठीक है जनाब। के इज 9 एक्सपोनेंट 9। कोई बच्चा मुझे सॉल्व करके बताए व्हाट इज क्यू। कोई बेटा मुझे बताए, क्योंकि मेरे 1.50 एक्सपोनेंट -7। ठीक है ना, अभी इसका चार्ज हो गया। ठीक। अब मसला ये है कि इससे अगला क्वेश्चन वाकई बहुत मुश्किल है, और क्लास का टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है। इसको हम कल की क्लास के अंदर अब आप बिल्कुल फ्रेश बैठे होंगे तो फिर मैं आपको ये सवाल कराऊंगा, वरना अभी मैं सवाल कराऊंगा तो ये सवाल जो है ना बड़ा गलत हो जाएगा। अच्छा जी, कल की क्लास में